कहानी की शुरुआत सोलोमन नाम के मेन कैरेक्टर के साथ होता है, जो सुबह सुबह अपने बेटे दिया को स्कूल जाने के लिए नींद से जगाता है। सोलोमन का एक सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बनेगा। स्कूल से वापस आते वक्त दिया को अपने डैड सोलोमन दिखा, जो बताता है कि उसने आज की क्लास बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा। दोनों बाप बेटे आपस में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम सोलोमन ने देखा गाड़ियों से कुछ बागी लोग हाथ में गन्स और हथियार को लहराते हुए उनकी गांव की तरफ आ रहे थे। तेजी से भागते हुए सोलोमन अपने परिवार की तरफ दौड़ने लगा। गांव में आते ही सारे बागियों के आदमियों ने वहां के सारे आम लोगों को गन्स से भुनने लग गए। बच्चे बूढ़े माँ बहन किसी को नहीं छोड़ते, सभी को मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। जल्दी से भागकर सोलोमन अपने घर की झोपड़ी को पीछे से काटकर अपने परिवार को निकालते हुए वहां से भागने लग गया। लेकिन तभी कुछ बागी लोग सोलोमन को दबोच लेते हैं। जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अपने बेटे दिया और अपनी वाइफ जेसी मॉम को भाग जाने को कहने लगा। दिया और उसकी मॉम तो भाग गए, लेकिन सोलोमन इनके बीच फंसा रह गया। बागी के लोगों ने गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उनके हाथ काटते चले जा रहे थे। उसी टाइम हम देखते हैं कि बागियों के भीड़ में काफी सारे बच्चे भी शामिल थे, जो हाथ में गन लेकर ऐसे जश्न मना रहे थे मानो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब बागी लोग सोलोमन की हाथ जैसे ही काटने के लिए तैयार हुए, उसी टाइम पॉइजन नाम का कैप्टन रोक देता है, यह कहते हुए कि यह आदमी हट्टा कट्टा है और ये हमारे खदानों में काम आ सकता है। दरअसल ये सभी आम लोगों का हाथ इसलिए काट रहे थे क्योंकि वे सभी सरकार को वोट दे रहे थे, और ऐसा ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हाथ ही नहीं रहेगा तो वोट भी नहीं रहेगी। असल में ये सभी सरकार के खिलाफ आरयूएफ का क्रांतिकारी को बढ़ावा दे रहे थे। दूसरे सीन में काफी बड़े से खदानों को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों से वहाँ की जगहों से पानी के अंदर से हीरे निकलवाया जा रहा था। असल में इन हीरों का इस्तेमाल दूसरे देश से हथियार खरीदने के लिए किया जा रहा है। जो भी आदमी हीरा पाता वो सीधा कैप्टन को लाकर देता, और अगर किसी ने भी हीरे मिलने पर उसे चुराने की कोशिश करता था तो कैप्टन उसे वहीं पर मौत की नींद सुला देता है। वहीं सोलोमन को भी उसी खदान में काम पर लगा दिए थे कि उसी दौरान सोलोमन के हाथ एक ऐसा पत्थर लग जाती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यह पत्थर कोई आम पत्थर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दिखने में वो बिल्कुल गुलाबी हीरे की तरह लग रहा था, इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ उसको अपने पैर के अंगूठे में दबा लेता है। जिसके बाद वो टॉयलेट के बहाने कैप्टन के आदमी से इजाजत लिया और आगे बढ़ने लग गया। लेकिन तभी उसी दौरान कैप्टन उसे बाहर निकलते वक्त देख लिया और उसके हाथ मुंह को चेक करने लग गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पानी से बाहर किसी झाड़ियों के पीछे छुपकर उस पत्थर को सोलोमन मिट्टी में ही दफन जैसे ही कर रहा था। ठीक उसी टाइम पर कैप्टन उसे पकड़ लिया और गन की नोक पर उससे उस पत्थर को मांगने लग गया। लेकिन तभी अचानक वहां गवर्नमेंट की फौज बमबारी कर दिए, जिससे कैप्टन इंजर्ड हो गया और सोलोमन को भागने का मौका मिल गया। अब क्योंकि सोलोमन उनके हाथों पकड़ा जाता, इसीलिए वहीं उसी जगह उस पत्थर को छुपा देता है और आर्मी के हाथों पकड़ा गया। दूसरे सीन में डैनी आर्चर नाम के लड़के को दिखाया गया, जो कमांडर जीरो से कुछ तस्करी करने के लिए जिम्बाब्वे से अफ्रीका में लैंड किया था। कमांडर जीरो के आदमियों उसके पास लेकर गए, जहां पर गन के बदले में उसे ढेर सारी हीरे देता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त डैनी आर्चर आर्मी के हाथों पकड़ा गया, क्योंकि वो इल्लीगल काम कर रहा था। उन आर्मी वालों ने देखा कि डैनी आर्चर उन सारे हीरों को बकरियों के बॉडी में छुपाकर उन्हें दूसरे देश लेकर जा रहा था। इधर जेल में दिखाया गया सारे बागी मिलकर आरयूएफ चिल्ला चिल्लाकर नारेबाजी करने लग जाते हैं। आरयूएफ का मतलब रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, यानी वो लोग गांवों पर हमला करके उन्हें मारते डराते हैं, लोगों से जबरन काम करवाने के साथ साथ हीरो के खदानों पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को उठाकर उन्हें अपना टीम यानी बागी सैनिक बना देते हैं, जबकि उन्हें सही से कुछ समझना भी नहीं आता। उसी जेल में कैप्टन को भी लाया गया था, जो सोलोमन को देखते ही उससे पूछने लग जाता है कि वो पत्थर कहाँ है। लेकिन सोलोमन इस तरह से चुप रहा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। उसी जेल में डैनी भी मौजूद था और वो उनकी यह सब पूरी बात सुन लेता है, और वो मन ही मन समझ जाता है कि सोलोमन के हाथ कुछ तो लगा है जो काफी कीमती है। अगले दिन डैनी का आदमी डैनी को उस जेल से छुड़वा लिए। उस हीरे के बारे में डैनी अपने दोस्त को बताया, जो हीरा सोलोमन के हाथों लगा था। इसीलिए अब किसी तरह डैनी और उसका दोस्त सोलोमन को भी जेल से रिहा करवा लेते हैं, क्योंकि अब डैनी के दिल में बहुत ही बड़ी लालच आ चुकी थी।
दूसरे सीन में डैनी आर्चर की मुलाकात एक मैडी नाम की लड़की से हुआ, जो दोनों की काफी सारी बातचीत हुई। लेकिन जब डैनी को पता चला कि मैडी एक जर्नलिस्ट है तो उसका फेस की इंप्रेशन ही बदल गया और कहने लगा भाड़ में जाओ। लेकिन मैडी डैनी से कहती है कि तुम मेरे कामों में साथ दो और पूरे दुनिया को बताओ कि हीरो के पीछे कितना खून खराबा हो रहा है। लेकिन डैनी उसकी ऐसी कामों में दखल अंदाजी करना नहीं चाहता था। दूसरे सीन में डैनी कर्नल से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि कर्नल भी पैसों के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि डैनी का पहचान उससे काफी पहले से थी। लेकिन दोनों अपने अपने फायदे सोच रहे थे। इधर सोलोमन के गांव वालों के साथ उसका वाइफ और उसका बेटा दिया भी भाग रहे थे। लेकिन तभी बागियों ने फौरन से वहां आकर दिया को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दिखाया गया दिया की तरह ही काफी सारे बच्चों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता और उनके हाथों में गन पकड़ाते हुए जबरन चलाना सिखा रहे होते हैं। कैप्टन दिया के साथ साथ उन सारे बच्चों के दिमाग में यह कचड़ा घोल देता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक झोपड़ी में बंदी बनाकर रखा, तुम्हें आजादी नहीं दी, जिससे तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर होता चला गया। इसीलिए तुम सभी आज से लोगों का खून बहाओगे। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि बागी लोगों और बच्चों को जबरन पकड़ते और उन्हें मार पीट कर बागी बना देते थे। उन सारे बच्चों को इतना मार पीट दिया जाता है कि बच्चे मदहोश होकर उनके ही कहे के अनुसार काम करते चले जाते, जैसे लोगों का खून बहाना। अगले दिन डैनी आर्चर सोलोमन से मिलकर उसे कहने लग गया, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास गुलाबी पत्थर है। लेकिन उसकी बात सुनकर सोलोमन वहाँ से निकलने लग गया। असल में डैनी उससे दोस्ती बनाकर गुलाबी पत्थर के पीछे जाना चाहता था कि तभी उसी टाइम बागियों ने बमबारी करते हुए उसी गांव पर अटैक कर देते हैं जहां अभी दोनों मौजूद थे। इसी भाग दौड़ में दोनों डैनी और सोलोमन में गुलाबी हीरे की आधा आधा बांटने की सौदा हो जाती है। उधर सारे बागी लोगों को गोलियों से भूनते चले जाते हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके सरदार यानी कैप्टन को बंदी बनाया गया था और गुलाबी हीरे को अपनाना भी चाहते थे। काफी सारे गवर्नमेंट सैनिक भी मारे जाते हैं। लोगों की खून पानी की तरह बहाया जा रहा था। काफी सारे गोले बारूद के साथ लोगों की जान ले ली जाती है। भागते हुए दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही कुछ आम आदमी छुपे हुए थे। रात में जब दोनों यहां से भागने लग गए तो उन्होंने देखा कि रोड पर मासूम लोगों की लाशें किसी लकड़ी की तरह गिरी हुई थी। बागी लोग अभी भी आतंक का जश्न मना रहे थे। दोनों भागते भागते डैनी कुछ बागी सैनिक को गन से उड़ा देता है। डैनी सोलोमन और मैडी के साथ उस जगह पर आ पहुंचते हैं जहां किसी बीरान जगह पर 10 लाख लोग अपने गांव को छोड़कर रहने के लिए आए हुए थे। यहीं पर सोलोमन अपनी वाइफ जेसी से मिला, जिसे देखते ही सोलोमन की आंखों में खुशी का आंसू निकलने लग गए थे। उसी टाइम सोलोमन अपने बेटी से मिलने के बाद जब दिया के बारे में पूछने लग गया कि वो कहाँ है, तब जेसी बताती है कि वे बागी लोग उसे जबरन पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए। कि तभी उसी टाइम आर्मी के लोगों ने उसके वाइफ के साथ सभी को मारते पीटते हुए अंदर लेकर जाने लग गए। दरअसल ये वही रिफ्यूजी कैंप था जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है, जिसमें सोलोमन की वाइफ भी शामिल थी। मैडी सोलोमन को बताती है कि उन्होंने कहा है कि उन्हें तब तक छोड़ा नहीं जा सकता जब तक सीज़फायर नहीं हो जाता। अब क्योंकि इन्हें उस जगह पर पहुंचना था जहां पर सोलोमन ने गुलाबी हीरे को छुपाया था, इसीलिए डैनी मैडी के साथ सोलोमन को कैमरामैन बना देता है कि तभी रिफ्यूजी के लड़ाकू सैनिक ने इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें काफी सारे मासूम लोगों की जान पलक झपकते ही चली जाती है। अब क्योंकि सोलोमन डैनी के हाथों से चला न जाए, इसीलिए वो उसे फौरन लेकर यहाँ से निकल जाता है। कि तभी आगे चलते हुए कुछ और भी बागी लोगों ने उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। यह सारा कुछ एक हीरे के लिए हो रहा था। कि तभी जिस गाड़ी में डैनी, सोलोमन और मैडी थे, उसका ड्राइवर मारा जाता है। इसीलिए अब डैनी गाड़ी को भगाते हुए यहाँ से निकलने लग गया। भागते हुए उनकी गाड़ी ऐसी जगह पर फंस जाती है जहाँ से इन्हें अब पैदल ही भागना पड़ गया। जंगल से भागते हुए वे सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो उसी जंगल के आदिवासी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन मैडी उन्हें बहला फुसलाकर उनके साथ फोटो लेने लग जाती है, जिससे वे खुश होकर आगे की रास्ता दिखाने में लग गए। आदिवासी उन्हें बेंजामिन नाम के एक भरोसेमंद इंसान के पास लेकर गए थे, जो वो उन्हें बता सकता था कि सोलोमन के परिवार को कहाँ छुपाया गया होगा। रात में दिखाया गया मैडी डैनी से चापलूसी बात करती है, क्योंकि उसे भी अपने फायदा देखना था और डैनी को उस हीरे को हासिल करना था। लेकिन अभी भी मैडी को यह नहीं पता था कि डैनी सोलोमन के साथ दोनों किसी गुलाबी हीरे के पीछे पड़े हुए हैं। अब क्योंकि मैडी एक पत्रकार थी, इसीलिए वो डैनी का साथ लेकर लोगों को यह दिखाना चाहती थी कि किस तरह से हीरो की तस्करी होती है और किस तरह से लोगों का खून बहाया जाता है। बड़े बड़े कंपनियां और
और डीलर्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगले दिन बेंजामिन तीनों को लेकर गाड़ी से जब यहाँ से निकल रहे थे, उसी टाइम रास्ते में उन्हें कुछ आरयूएफ के बागी बच्चे जिनके हाथ में गन थे वे उन्हें रोक लेते हैं। अब बागी बच्चों के मुताबिक सिर्फ आरयूएफ ही यहाँ से गुजर सकते थे, इसीलिए बागी बच्चे बेंजामिन को गोली मार देते हैं। ऐसा होते ही डैनी जल्दी से गाड़ी को भगाते हुए आगे बढ़ गया। अब क्योंकि बेंजामिन को बचाना था, इसीलिए वो आर्मी हवाई अड्डे पर लेकर आ जाते हैं। अब यहीं से डैनी को समझ आ चुकी थी, अगर इसी तरह से उनके साथ और भी लोग रहे तो आगे न जाने कितनों की जान यूं ही चली जाएगी। इसीलिए अब सोलोमन को लेकर यहाँ से अकेले ही निकलने का फैसला करता है। उसके साथ मैडी भी जाना चाहती थी, लेकिन डैनी उसे अपने साथ लेकर जाने से साफ साफ इनकार कर देता है। यहीं पर डैनी और मैडी दोनों के बीच थोड़ा बॉन्डिंग दिखाई दिया था, क्योंकि दोनों की आपस में एक अच्छाई थी। दोनों लोगों की मदद करना चाहते थे। डैनी और सोलोमन यहाँ पैदल ही उस जगह पर जाने के लिए जाते हैं जहाँ पर सोलोमन ने हीरे दफनाए थे। चलते हुए रात हो चुकी थी और जब आरयूएफ के लोग गाड़ी से जब जा रहे थे तभी सोलोमन को ऐसा लगा कि दिया उनके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही दिया कहकर चिल्लाया, वे सभी उन पर गोलियों से बारिश करने लग गए। भागते हुए ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं, जिससे अभी के लिए तो इनकी जान बच गई थी। अगले दिन डैनी सोलोमन को नींद से जगाकर धमकाते हुए कहने लगा कि अगर आगे से तुम बिना मेरे इजाजत के कुछ कहने और करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी टाइम जान से मार दूंगा। यहीं से अब डैनी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हुए दोनों एक गांव तक पहुंच गए, जिस गांव के काफी सारे लोगों को मारकर फेंका गया था। चलते हुए इनकी रास्ते में दो मोड़ आ जाती हैं। एक हीरे की तरफ जा रही थी, जिसके लिए ये लोग निकले थे, लेकिन सोलोमन रिफ्यूजी कैंप की तरफ जाने लग गया, जहां उसके परिवार को बंदी बनाया गया था। डैनी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब सोलोमन उसकी बात नहीं मानता तो इनके बीच थोड़ा हाथापाई हो जाती है। अब क्योंकि सोलोमन को पहले अपने परिवार को छुड़ाना था, फिर बाद में हीरे की तलाश करनी थी, इसीलिए डैनी उसकी बात मानकर हार मान जाता है। काफी रात और दिन चलते हुए ये दोनों पत्थरों पर चढ़ाई करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ सोलोमन का बेटा दिया को दिखाया गया, जो अब पूरी तरह से बागी बन चुका था। उनके साथ मिलकर उनका ही बात मान रहा था। सोलोमन और डैनी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर खदानों का काम चल रहा था, जहां पर अभी भी लोगों से जबरन काम करवाए जा रहे थे। यह देखने के बाद डैनी सैटेलाइट फोन से कर्नल को यहाँ के बारे में बता देता है कि उन्हें डायमंड फील्ड मिल चुकी है, जल्द से जल्द लोगों के साथ यहाँ पर आ जाए। सोलोमन ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसका बेटा दिया वहां हुआ तो मारा जाएगा, लेकिन डैनी का मानना था कि वो वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बागी बना दिया गया था और वो काम करने के लिए लायक बिल्कुल नहीं था और बच्चों से काम नहीं करवाया जाता, बल्कि उनसे लोगों की जान ली जाती थी। रात में सोलोमन रिफ्यूजी कैंप में घुसकर अपने बेटे दिया को पकड़ लेता है, जो किसी जुआड़ी की तरह ताश पत्ती खेल रहा था। उसका बेटा उसके साथ जाने से मना करने लग गया। जब सोलोमन अपने बेटे से जबरदस्ती करने लग गया तो रिफ्यूजी के बागी बच्चे उसे गन दिखाते हुए उसको बंदी बना लेते हैं। अगले दिन कैप्टन के सामने उसे पेश किया गया, जहां वो उससे पूछने लग गया अगर उसने उस गुलाबी हीरा लाकर नहीं दिया तो वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि उसने खोजने की काफी कोशिश की लेकिन उसे कहीं पर नहीं मिला। कैप्टन सोलोमन से कहने लगा अगर तुमने वो हीरा लाकर नहीं दिया तो वो उसके परिवार को ढूंढकर उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करेगा, फिर उसके बाद उसे मार देगा। कि तभी उसी टाइम गवर्नमेंट आर्मी डायमंड फील्ड पर हमला कर देती है। बिना आम लोगों की परवाह करते हुए रिफ्यूजी लोगों में भगदड़ मच जाती है। उसी लड़ाई में सोलोमन अपने बेटे को बचाने के लिए कैप्टन पर हमला कर देता है और चिल्ला चिल्ला कर दिया को यहाँ से भाग जाने को कहने लग गया। उसी भगदड़ कैप्टन को सोलोमन इतना ज्यादा मार देता है कि वो वहीं पर ही मर गया। उसी टाइम डैनी भी गन लिए डायमंड फील्ड में घुसकर रिफ्यूजी लोगों को मारने लग गया। आर्मी यह नहीं देखती कि आम लोग मर रहे या बागी, सभी को हेलीकॉप्टर की गोलियों से भूनते चले जाते। खून की लाशें गिरने लग गईं। बचे हुए लोगों को पकड़ लिया गया, जिसमें दिया भी शामिल था। पूरा मैटर शांत होने के बाद डैनी और कर्नल दोनों जबरदस्ती सोलोमन से पूछने लग गए कि वो गुलाबी हीरा कहाँ है, लेकिन वो अभी भी नहीं बताता, क्योंकि सोलोमन को पता था कि भले ही डैनी अभी इस टाइम कर्नल के साथ मिला हुआ है, लेकिन सोलोमन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन डैनी के आंखों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तभी डैनी सोलोमन के बेटे दिया को कर्नल के हवाले कर दिया। मजबूरन सोलोमन कर्नल और उसके आदमियों को दफनाए गए हीरे के पास लेकर जाने लग गया। सोलोमन यहाँ अभी भी इस उम्मीद में था कि डैनी जरूर ऐसा कुछ करेगा कि उसके हाथ से हीरा फिसल ना जाए। सोलोमन उस जगह को खोदने लग जाता है, लेकिन अभी भी उसे हीरा नहीं मिलता। कर्नल को लगता है कि ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अपना गन सीधा दिया पर पॉइंट कर लिया, जिससे अब सोलोमन पूरी तरह हीरे वाली जगह को खोदने लग गया।
उस टाइम बार बार डैनी भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करता, लेकिन सोल्जर उससे अलर्ट हो जाते कि तभी उसी दौरान जैसे ही मौका मिला, डैनी एक सोल्जर की गन छीनकर सभी को भून दिया और सोलोमन भी जिससे जमीन खोद रहा था उसी से कर्नल के हाथ पर मारकर गन गिरा देता है। लेकिन उसी टाइम कर्नल भी दूसरे गन से शूट करने की कोशिश की, मगर दूसरे साइड से आकर डैनी उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर भी सिर्फ एक हीरे के लिए सारे मारे गए, लेकिन तभी उसी टाइम डैनी ने नोटिस किए कि एक गोली उसके सीने में लग चुकी है। इस बारे में वो सोलोमन को ना बताकर हीरा निकालने को कहता है। जबकि सोलोमन को हीरा मिल भी गया कि तभी उसी का बेटा दिया डैनी पर गन पॉइंट कर दिया था। उसे ऐसा देखकर सोलोमन अपने बेटे को अपनी बचपन की सारी बात बताने लग गया कि कैसे उसके पिता और उसकी मॉम पाल पोस कर बड़ा किए और उसके अपने सपने को भी याद दिलाया कि अभी तो पढ़ लिख कर उसे डॉक्टर भी बनना है। उसके घर पर एक कुत्ता है जो किसी नहीं सुनता सिवाय दिया के। इतना कुछ सुनते ही सोलोमन के बेटे दिया के आंखों में प्यार की आंसू निकलने लग जाते हैं कि तभी उसी टाइम रिफ्यूजी के लोग इन पर हमला कर देते हैं। भागते हुए डैनी अभी भी गोली लगने के बाद भी उस गुलाबी हीरे को सोलोमन से मांगने लग गया। सोलोमन उसकी आंखों को देखकर उसे दे दिया। काफी दूर आने के बाद डैनी अब चल नहीं सकता था क्योंकि गोली की दर्द उसे चलने पर तकलीफ दे रही थी, और जब वो भाग नहीं पाता तो सोलोमन उसे अपने कंधे पर उठाकर भागने लग गया। अब दर्द उसे आराम करने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए डैनी अपने हाथों में हीरे को लेकर ध्यान से देखकर हंसने लग गया। उसकी हंसी को देखकर सोलोमन की भी हंसी नहीं रुकी, क्योंकि डैनी ने खुद कहा कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही यानी इस हीरे के पीछे आया था। लेकिन यहाँ अब इस मोड़ पर आकर उसे सब कुछ समझ आ चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। इतना कहकर वो उस हीरे को वापस सोलोमन को लौटाया और उसे मैडी का नंबर दिया। कहा उसे फोन करना जब तुम कनेक्री पहुंचो। सोलोमन उसे यहाँ इस हालात में छोड़कर नहीं जाता, लेकिन अब वो भी मजबूर हो चुका था क्योंकि इनके पीछे अभी भी रिफ्यूजी के लोग पड़े हुए थे। सोलोमन अपने बेटे दिया को लेकर यहाँ से निकल गया। अब क्योंकि रिफ्यूजी की आर्मी डैनी के करीब पहुंच चुकी थी, इसीलिए वो उन्हें गन से शूट करके कुछ टाइम तक रोके रखता है ताकि सोलोमन यहाँ से भाग जाए। वो फौरन से दिया को प्लेन में बैठाया और उड़ गया। डैनी का अब काफी ज्यादा खून बह चुका था, इसीलिए अब वो आखिरी बार मैडी को कॉल लगाकर उसे पूरे घटने के बारे में बता दिया। वो बताता है कि तुम्हें सोलोमन की मदद कनेक्री में जाकर करनी होगी। डैनी की सिस्कारियों से मैडी समझ जाती है कि उसे गोली लगी है, जिससे दोनों कुछ प्यार की बातें किए और वहीं पर डैनी खून की कमी होने से मर गया। दूसरे सीन में मैडी सोलोमन से मिलकर उसे सारा प्रोसेस बताती है और कैमरा लेकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। सोलोमन और हीरे की ट्रेडर्स की सारा फोटो ले लेती है कि कैसे कैसे हीरो की सप्लाई होती है। वो सारी एविडेंस गवर्नमेंट और दुनिया के सामने पेश किया और उस गुलाबी हीरे को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। दिखाया गया साउथ अफ्रीका के किम्बर्ली में लगभग 12 देशों की बैठक हुई, जिसमें सभी देशों ने मिलकर उस हीरे को सुरक्षित तरीके से लंदन में रख दिया गया, क्योंकि इस धरती पर प्राकृतिक संपदा सभी देशों की धरोहर होती है। उस हीरे को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता। जिसने उस हीरे को खोजा यानी सोलोमन को पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया ताकि वो पूरे ईमानदारी के साथ सभी देशों को बताए, और यहीं पर यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी खत्म हो जाती है।